और बुक लेके सब बैठेंगे, क्योंकि जो हम पढ़ाते हैं, जो हार्ड वर्ड्स हैं, उसके डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, उसके अर्थ आप लिखते चलेंगे। बुक में ही पेंसिल से लिख लिया कीजिए, तो उसको जब आप अकेले में पढ़ने जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका अर्थ क्या है। एक लिखने की आदत डाल लीजिए बेटा। अब ऑनलाइन है, ठीक है, ज्यादा लिखते नहीं है, पर ये आदत डाल लीजिए लिखने का, क्योंकि जो एग्जाम होगा हाफ ईयरली है या एनुअल है, सब रिटर्न में होगा। तो ये अब आदत डाल दीजिए बेटा, ठीक है। तो आषाढ़ का एक दिन किसने लिखा है? मोहन राकेश ने लिखा है। आज हम आषाढ़ के एक दिन में एक चरित्र उभर कर हमारे सामने आया, जो सबसे अच्छा इस कहानी का एक मुख्य चरित्र कहा जा सकता है, जिसने एक माँ का आदर्श रूप प्रस्तुत किया है। तो वैसे ही एक इसमें पात्रा है अंबिका। अंबिका कौन है? मल्लिका की माँ। अंबिका मल्लिका की माँ है। अंबिका ने अपना जो भी चरित्र दिखाया है, जैसा समझा है, जैसा विचार किया है, जो अपने अनुभव को अपनी बातों में व्यक्त किया है, वो लास्ट में आते आते, इस नाटक के अंत में आते आते आप देखेंगे कि लड़की ने उनकी बात नहीं मानी, आखिर उसका हश्र क्या हुआ। वो बात सही प्रतीत हुई, सही जो उन्होंने अनुभव बयान किया था वो सही हुआ। तो अंबिका क्या है? वात्सल्यमयी है। चरित्रगत विशेषताएं में आपने अब तक जो पढ़ा, बस उतने के ही अंदर बता रहे हैं। वात्सल्यमयी मतलब जो अपने संतानों को बहुत चाहते हैं, ममता देते हैं, प्यार करते हैं, दुलारते हैं, तो उसको कहते हैं वात्सल्य। एक प्यार शब्द है प्रेम, वो अलग अर्थ में होता है। और वात्सल्य ममता ये बच्चे, छोटे लोगों, छोटे बच्चों के अर्थ में होता है। तो माँ क्या है? अंबिका माँ के रूप में मल्लिका को बहुत चाहती है, उसकी भविष्य की चिंता करती है, उसके जीवन में सुधार लाना चाहती है। जो मतलब फालतू की बातें, व्यर्थ की बातें हो रही है, गांव में अपवाद है, वो सबको पसंद नहीं करती है। तो उसकी ममता निखर कर हमारे सामने आ रही है। आषाढ़ के एक दिन में मोहन राकेश ने एक माँ का आदर्श रूप हमारे सामने प्रस्तुत किया है। कर्म में विश्वास रखने वाली अंबिका का चरित्र ऐसा है कि हमेशा दिखाते हैं वो काम करती है। घर को सफाई, बुहारना, धान साफ करना, फटकना, फटक के कायदे से करीने से सामान को सजाना, हाँ, सारा विन्यास उसका बड़ा अच्छा है। हर चीज वो जानती है, वो श्रृंगारिक है, अलंकृत है, हर चीज को ढंग से रखना, करीने से सजाना उसे आता है। तो ये दिखा रहे हैं कि अंबिका कर्म में विश्वास रखती है। यहाँ पर हम आपको उदाहरण देंगे कि वो भावना को कहती है, भावना ठीक है, लेकिन भावना के आगे स्थूल कुछ आवश्यकताएं हैं। ये हमने आपको समझा दिया था। स्थूल आवश्यकता क्या है? तीन तीन बेसिक आवश्यकताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। तो उन स्थूल आवश्यकताओं के लिए केवल प्रेम ही सब कुछ नहीं होता है, कुछ कर्मठ बनना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, तब वो आवश्यकताएं पूरी होंगी। यहाँ कर्म में विश्वास रखने वाली है, साथ ही साथ अंबिका स्पष्टवादी है। ये नहीं कि मन में कुछ सोच रही है, बोल कुछ रही है, उसके मन में जो आता है वो व्यक्त कर देती है। उसकी अभिव्यक्ति में एक स्पष्ट बात होती है, जो उसने अपने जीवन से अनुभव किया, रह करके अपनी दुनियादारी उसने देखी। अपनी मल्लिका अपनी बेटी को चाहती है कि उसे ना झेलना पड़े, वो भी उसकी बात माने, समझे और उस पर अमल करे। तो स्पष्टवादी है केवल मल्लिका से ही नहीं, वो हर एक से, चाहे मातुल हो या विलोम हो या निक्षेप हो, कोई भी हो, वो हर से स्पष्ट बात करती है, अंदर कुछ बाहर कुछ, ऐसा नहीं। दूरदर्शी एवं पारखी दृष्टि, ये बहुत बड़ी विशेषता है अंबिका में। दूरदर्शी और पारखी, पारखी दृष्टि का मतलब परखना, वो व्यक्ति को परखना जानती है। उसके बारे में वो जो निकालती है सार, तो उसको समझ करके, व्यक्ति को समझ करके जो सार, जो मूल तत्व निकालती है, और वो वाकई सच होता है, वो वास्तविक होता है, यथार्थ में अंबिका जीती है। यथार्थ को वो जानती है, पहचानती है और चाहती है कि उसकी बेटी भी उसके अनुभव से कुछ सीखे, उसकी बात को माने। अंबिका कोई गलत मैम बात नहीं यथार्थ करती है, मतलब? वास्तविकता, सच्चाई, ठीक है। अच्छा, इसके बाद
दूरदर्शी है, पारखी दृष्टि है। दूरदर्शी मतलब पहले से वो जान लेती है कि आगे क्या होने वाला है। दूरदर्शी का मतलब पहले से ही हमने समझ लिया कि ये काम हो रहा है, आगे क्या होगा। और पारखी दृष्टि मतलब व्यक्ति को जो वो समझती है, कसौटी पे कसती है, जिस प्रकार से आचार व्यवहार के द्वारा वो निष्कर्ष निकालती है, इसका मतलब कि अंबिका समझती है, व्यक्ति को पहचानने वाली है, उसके पास वो कसौटी रूपी दृष्टि है। आदर्श माँ यहाँ दिखाया गया, अंबिका माँ है, तो माँ का रूप ही तो यहाँ मेन हमारे सामने आया है। तो माँ के रूप में कितनी अच्छी माँ है कि मल्लिका को रुष्ट है, मल्लिका से वो रुष्ट है, वो गलत करके आई है, बता के नहीं गई। कालिदास के साथ घूमती रही, बारिश में भीगती रही और आकर के अभी भी चंचलता है उसके में, रुष्ट है। लेकिन क्या है, एक आदर्श माँ है, उसके लिए क्या खाना रखा, दूध रखा, दूध में शर्करा मिला करके पीने को कहती है, सूखे कपड़े पलंग पर रख देती है कि गीले कपड़े बदल कर पहन लो। मतलब ये जानती है एक माँ के रूप में। देखो अंबिका ये नहीं कि गुस्सा है तो जाओ जो मनो करो, यहाँ मार रहे हैं पीट रहे हैं, ऐसा नहीं है। अंबिका का वो माँ का जो आदर्श रूप होता है, यहाँ पर बहुत अच्छा चित्रांकन किया है किसने, मोहन राकेश जी। मोहन राकेश के लिए आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, नाटककार। यहाँ आप लेखक या उपन्यासकार नहीं बोल सकते हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक है तो आप यहाँ पर लिखेंगे नाटककार। ठीक है, तो मोहन राकेश एक नाटककार के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित है। उन्होंने मल्लिका का एक माँ के रूप में चरित्रगत उनकी विशेषताएं बताई हैं, जो हम समझ रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं और समझ रहे हैं कि एक माँ का रूप क्या है अंबिका के रूप में। तो पहला वात्सल्य में ही, आशा है कि आप लोग अपनी कॉपी में लिख लिए होंगे। दूसरा है कर्म में विश्वास रखने वाली। तीसरा है स्पष्टवादी, साफ बोलने वाली, जो मन में है वही बोल दिया। दूरदर्शी मतलब आगे क्या होने वाला है, भविष्य में क्या होने वाला है उसको समझने वाली है, उसकी ज्ञाता बन चुकी है, एक तरह से वो समझ लेती है, वो सच होता है। और आर्थिक दृष्टि, वो व्यक्ति के आचरण व्यवहार बोलचाल आदि से वो समझ लेती है कि ये व्यक्ति किस तरह का है। और आदर्श माँ है, उसका व्यक्तित्व तो आदर्शमय ही है, उसने माँ की हर आदर्श रूप को उसने व्यक्त किया है, समझा है, और उसको पाठकों ने भी दर्शकों ने भी सराहा है एक माँ के रूप में अंबिका का चरित्र। अब आगे हम जो पढ़ा रहे हैं उसमें कुछ कठिन शब्द हैं, वो हमने लिख दिया है, उसका अर्थ लिख लीजिए। उपलब्धि, उपलब्धि में प्राप्ति, उपलब्धि में प्राप्ति। संवरण, संवरण में नियंत्रण, अपने को नियंत्रण में रखना, लगाम में रखना। ठीक है, संवरण, हम नियंत्रण नहीं रख पाए और कुछ पूछ लिए। उपार्जित मतलब प्राप्त करना, किसी चीज को अर्जित करना, हमने ये संज्ञा ये नाम अपनी उपाधि प्राप्त की है, उपार्जित की है। उद्विग्न मतलब बेचैन, मन उद्विग्न हो उठा, मतलब बेचैन हो उठा। प्रभुता मीन बड़प्पन, प्रभुता मीन बड़प्पन मतलब अपनी दिखाना, रौब गाठ, अपना पद, हाँ अपना अस्तित्व ये दिखाना, बड़प्पन दिखाना, ये हुआ प्रभुता। प्रभुता मीन बड़प्पन। तो अब आपके सामने स्क्रीन पर भी हम दे दे रहे हैं, उससे भी आप देख लीजिए और नोट कर लीजिए। यहाँ पर स्क्रीन शेयर हम कर रहे हैं, इसको देखिए और देख करके ये भी अपनी कॉपी में जो नहीं लिखा है नोट कर लीजिए। और आगे हम पेज जहां तक पढ़ाए थे उसके आगे भी हम पढ़ाएंगे। पेज नंबर 36 है, पेज नंबर 36 है। अंबिका के बारे में आपको बता चुके हैं, अंबिका कैसी है, एक माँ के रूप में किस तरह हमारे सामने आती है। अंक 1 के आधार पर ही ये याद रखिएगा, सब घटनाएं हो रही हैं, जो बातचीत हो रही है, क्योंकि इसके इसी पर आधारित अंक 2 भी है और 1 और 2 पर आधारित अंक 3 है। आषाढ़ का एक दिन बता चुके हैं, आषाढ़ क्या है, आषाढ़ एक ऋतु है, आषाढ़ एक ऋतु नहीं महीना है, हिंदी का एक महीना है। ठीक है, और इस समय वर्षा काल की शुरुआत होती है, इसलिए इस
पुस्तक का नाम जो रचना की गई है, इसका नाम रखा गया है आषाढ़ का एक दिन, क्योंकि 3 अंक में जो भी शुरुआत होती है, जहां से शुरुआत होती है, वो होता है आषाढ़ का वही एक दिन। मेघ गर्जन, बारिश का होना, इस तरह से शुरुआत हर अंक में हुआ। और सारी घटनाएं भी कुछ कुछ मिलती हुई इन्हीं पर आधारित है। इसलिए इस नाटक का नाम रखा है आषाढ़ का एक दिन। ये ध्यान दे दिया। अब चलिए आगे हम पढ़ाते हैं पेज नंबर 36। लिख लिया होगा, आशा है आपने लिख लिया होगा जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। 36 पर अंबिका और विलोम में वार्तालाप हो रहा है। ठीक है। अंधकार है चारों ओर, बारिश हो रही है। कैसी विडंबना है कि मल्लिका अभी भी कालिदास के पीछे है, मतलब उसे मनाने गई है। अब विलोम आकर के यहाँ पर चाहता है, वो जानता है कि कालिदास आएगा, इस घर में आएगा, तो वो यहीं पर ही रुका रह रहा है। वो उसका स्वभाव एक तरह से जिद्दी दिखा रहे हैं, हट्टी दिखा रहे हैं। वो एक ग्राम पुरुष है, स्पष्टवादी वो भी है, पर उसका करेक्टर एक खलनायक के रूप में दिखाया जा रहा है। विलोम का चरित्र जो है एक खलनायक विलन के रूप में दिखाया जा रहा है। तो अंबिका पूछती है विलोम से, जब विलोम अग्निकाष्ठ लेकर, मतलब मशाल लेकर के अंदर आता है, तो ये अंधेरा किया हुआ, और उसके बातों में जो व्यंग रहता है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। वो जो बात करता है, हर बात में कोई ना कोई व्यंग रहता है, कुछ ना कुछ दो अर्थी बात वो करता है। विलोम, तुम यहाँ क्यों आए हो? विलोम बाई और दीपक के निकट चला जाता है। दीपक जला दूं? बात का उत्तर नहीं देता है, वो उल्टा बात कर रहा है। अग्निकाष्ठ से छूकर दीपक जला देता है। विलोम का आना ऐसा आश्चर्य का विषय नहीं है। क्या कह रहा है विलोम? कि उसका जब मर्जी वो चला जाता है, जहां देखो वो चला जाता है। तो ये आश्चर्य वाली बात नहीं है, क्यों पूछ रही हो? जाकर सामने का दीपक जलाने लगता है। अंबिका उठ खड़ी होती है। चले जाओ विलोम, तुम जानते हो तुम्हारा यहाँ आना। बात को वो पूरा करता है, विलोम पूरा करता है। मल्लिका को सह्य नहीं है, मल्लिका को पसंद नहीं है। सह्य मतलब वो असहनीय हो जाती है जब विलोम को देखती है। विलोम को वो सह नहीं पाती है। दीपक जलाकर अंबिका की ओर दिखता है। जानता हूँ अंबिका, मल्लिका बहुत भोली है, मतलब नादान है, मासूम है। वह लोक जीवन के संबंध में कुछ नहीं जानती। लोक जीवन मतलब लिख लीजिए व्यवहारिक जीवन। व्यवहारिक जो आचरण होता है आपस में, व्यवहारिक जीवन, सांसारिक व्यवहार, समाज से, अड़ोस पड़ोस से कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो वो बताता है कि मल्लिका भोली है, मासूम है, नादान है, वो व्यवहारिक बातें नहीं जानती है। दीवार में बने आधार में अग्निकाष्ठ तिरछा लगा देता है। आधार मतलब जैसे कील जैसा गोला सा बना रहता है, उसके अंदर अग्निकाष्ठ डाल देता है। घूमकर अंबिका के पास आता है। कालिदास क्यों नहीं चाहता? क्योंकि मेरी आंखों में उसे अपने हृदय का सत्य झांकता दिखाई देता है। अंडरलाइन कीजिए, अंडरलाइन इसे कर लीजिए, इसका आशय समझ लीजिए। क्योंकि मेरी आंखों में उससे अपने हृदय का सत्य, मतलब कालिदास जो सोचता है, कुछ छल कर रहा है, वो चालाकी कर रहा है, तो उसके बारे में कालिदास जानता है कि विलोम ये बातें समझ रहा है। तो इसीलिए वो हमें पसंद नहीं करता कि विलोम उसकी चालाकी समझता है और बता देता है। वो जो है स्पष्टवादी है, वो बता देता है। इसलिए कालिदास उसे पसंद नहीं करता, उसे उलझन होती है। किंतु तुम तो जानती हो अंबिका, मेरा एकमात्र दोष ये है कि मैं जो अनुभव करता हूँ स्पष्ट कह देता हूँ। यहाँ विलोम की ये चरित्र की विशेषता है, ये भी याद रखिएगा। विलोम वास्तव में जो समझता है, वो चुप नहीं रहता, हालात नहीं देखता, परिस्थिति नहीं देखता है, कहीं भी कुछ भी वो कह देता है। तो ये चारित्रिक विशेषता है चरित्र चित्रण में, ये भी आप लिख सकते हैं कि विलोम जो कुछ समझता है वो तुरंत कह देता है। इस समय तुम्हारे दोष अदोष का विवेचन नहीं करना चाहता। मतलब यहाँ अंबिका कह रही है कि मैं इतनी परेशान हूँ, उलझन में हूँ,
तुम में क्या गुण है, क्या अवगुण है, मैं उसको नहीं बताना चाहती कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। विलोम, देख रहा हूँ इस समय तुम बहुत दुखी हो। देखो विलोम कितना जिद्दी है, कितना हठी है, स्वाभिमानी नहीं है। तुम डांटते रहो, एक चिकना घड़ा है, उस पर कोई असर नहीं होता। उसे जो करना है वही करना है। ठीक है, ये समझ में आ गया। और तुम दुखी कब नहीं रही अंबिका? तुम्हारा तो जीवन ही पीड़ा का इतिहास है। अंडरलाइन कीजिए, तुम्हारा तो जीवन ही। यहाँ याद रखना, ये बातें विलोम ने कही है और मल्लिका के लिए नहीं, उसने अंबिका को कहा है कि जीवन तो पीड़ा का इतिहास है। मतलब अंबिका के पति महामारी में गुजर गए, पति नहीं रहे, कोई ये नौकरी नहीं करती, घर चलाना है, घर को संभालना है, एक बच्ची को भी देखना है, उसका पालन पोषण भी है। तो कितनी परेशानी से अंबिका ने इस घर को चलाया और अपनी बेटी को पाला। तो वही कह रहा है, इस अर्थ में कह रहा है कि तुम्हारा जीवन तो पीड़ा का इतिहास है। समझ में आया? आशय लिख लीजिएगा अगर नहीं समझ में आए। पहले से कहीं दुबली हो गई हो, सुना है कालिदास उज्जैनी जा रहा है। अब अपनी बात पर आ गया, जिसलिए वो आया है अपनी बात पर आ गया। मैं नहीं जानती। विलोम जैसी उसकी बात न सुनकर झरोखे के पास चला जाता है। विलोम, राज्य की ओर से उसका सम्मान होगा। कालिदास राजकवि के रूप में उज्जैनी में होगा। मैं समझता हूँ उसके जाने से पहले ही उसका और मल्लिका का विवाह हो जाना चाहिए। इस संबंध में तुमने सोचा तो होगा। यहाँ वो दिखा रहा है अंबिका को कि हम सबसे बड़े हितैषी हैं आपके। हितैषी मतलब भला चाहने वाले। तो विलोम यहाँ क्या कह रहा है, वही जले पर नमक छिड़कना। अंबिका पहले ही तुम लोग ने पढ़ लिया कि कह रही है कि कालिदास विवाह क्यों नहीं करना चाह रहा है। तो यहाँ पर विलोम कह रहा है कि जब राज कभी बन जाएगा, उज्जैन चला जाएगा, तो पता नहीं उसका मन फिर जाए। इस समय जाने के पहले उसे मल्लिका से विवाह कर लेना चाहिए। तो स्पष्टवादी है, उसके मन में जो आया, चाहे अंबिका दुखी हो, जो हो वो कह देता है। इस समय कुछ भी सोचना नहीं चाहती। अंबिका कह रही है कि तुम कुछ मत कहो, मैं इस समय कुछ सोचना नहीं चाहती हूँ। तुम मल्लिका की माँ इस विषय पे सोचना नहीं चाहती? आश्चर्य है। यहाँ पर विलोम कह रहा है कि तुम मल्लिका की माँ हो, अपनी बेटी के भविष्य के लिए सोचती रहती हो, और तुम आज कह रही हो कि तुम सोचना नहीं चाहती, जब उसका भविष्य अंधेरे में है। तो यहाँ विलोम व्यंग में उल्टा उससे क्वेश्चन पूछता है। मैंने तुमसे कहा विलोम तुम चले जाओ। अंबिका भी गुस्से में, क्षोभ में, मतलब कह रही है कि मैं दुखी हूँ इस समय, और दुखी मत करो, हाँ तुम चले जाओ। लेकिन विलोम, कालिदास उज्जैनी चला जाएगा और मल्लिका जिसका नाम उसके कारण सारे प्रांतर में अपवाद का विषय बना है, पीछे यहाँ पड़ी रही। सच्चाई दिखा रहा है, जीवन की सच्चाई, कि कालिदास चला जाएगा, राजकवि हो जाएगा। अब मल्लिका जिसके कारण पूरे गांव में बदनामी फैली है कि वो कालिदास के साथ घूमती है फिरती है, कुछ संबंध है, तो क्या रहेगा, केवल बदनामी रह जाएगी। केवल मल्लिका इसीलिए रह जाएगी कि लोग इसके बारे में बातें करें, बुरा कहें। क्यों? अंबिका पूछता है कि अंबिका क्या ये सही नहीं है जो मैं कह रहा हूँ? अंबिका कुछ न कहकर आसन पर बैठ जाती है। विलोम घूर कर उसके सामने आ जाता है, और फिर वो फिर पूछ रहा है अंबिका से, क्यों तुमने इतने वर्ष, सारी पीड़ा क्या इसी दिन के लिए सही है? उसके वही जख्मों पर नमक छिड़क रहा है, उसके घाव को कुरेद रहा है। ये सब मुहावरे याद रखिएगा, लिखते समय भी लिखेंगे अगर, तो वो क्या होगा, अलंकृत हो जाएंगे आपके वाक्य। वाक्य संरचना भी अच्छी लगेगी, वाक्य विन्यास भी अच्छा लगेगा। तो ये सब मुहावरे लोगों की कुछ याद रखिए। तो उसको क्या कहता है कि मल्लिका के लिए, अपनी बेटी के लिए, जो तुम इतने वर्षों तक जीती आई हो, कुछ करती आई हो, किस लिए? अपनी बेटी के लिए, उसी के भविष्य को संवारने के लिए, उसके जीवन के लिए। दूर से देखने वाला भी जान सकता है कि इतने वर्षों में तुम्हारे साथ क्या क्या बीता है। मतलब गांव का एक एक व्यक्ति भी जानता है तुम्हारे बारे में कि पति की मृत्यु के बाद तुमने क्या क्या सहा है।
समय ने तुम्हारे मन, शरीर, आत्मा की इकाई को तोड़कर रख दिया है। समय मतलब ये जो वक्त है, वक्त ने क्या किया है, तुम्हारी मन को, तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारे शरीर को, मतलब एक एक इकाई, मतलब एक एक चीज जो शरीर में होती है, दिमाग कहो, आत्मा कहो, मन कहो, शरीर कहो, एक एक अंग, ये सब जर्जर हो चुका है, टूट चुका है। अब जो है वो काम के लायक नहीं रह गया है। ठीक है, तुम जो है अंदर से भी और बाहर से भी तुम जर्जर हो चुकी हो, विलोम के कहने का ये आशय है। तुमने तिल तिल करके अपने को गलाया है। किसके लिए तिल तिल करके? मतलब एक एक दिन तुमने जिया है, एक एक दिन अपने शरीर को गलाया है, अपने आप को बनाने की चेष्टा की है। मलिका को किसी अभाव का अनुभव ना हो। तुमने हमेशा ये ध्यान दिया कि मलिका कोई कमी ना महसूस करे, मलिका कोई कमी ना महसूस करे का प्रश्न सामने है। और आज जब उसके जीवन भर के अभाव का प्रश्न सामने है, तुम तो सोचना नहीं चाहती। आज ही तो वो समय है कि जब तुम निर्णय लो। विलोम ये कहना चाहता है अंबिका से कि ये समय ऐसा आ गया है कि तुम कुछ निर्णय लो। और ऐसे समय में तुम कह रही हो कि मैं कुछ सोचना नहीं चाहती। आज ही तो वो समय है। अंबिका, तुम यह सब कहकर मेरा दुख कम नहीं कर रहे। विलोम, मैं अनुरोध करती हूँ तुम इस समय मुझे अकेली रहने दो। मतलब हाथ जोड़ती है, अनुनय विनय करती है कि मेरी बात मान जाओ, तुम जाओ। कह रहे हो मेरा दुख घट नहीं रहा है और बढ़ रहा है, इस समय तुम चले जाओ। ये अंबिका फिर गिड़गिड़ाती है। फिर देखो, वही विलोम का हठीपन, जिद्दीपन। मैं इस समय तुम्हारे पास होना बहुत आवश्यक समझता हूँ अंबिका। बड़ा अपना को हितैषी बता रहा है कि मेरा तुम्हारे पास रहना बहुत जरूरी है। मैं ये सब बातें तुमसे नहीं, उससे कहने के लिए आया हूँ। उससे मतलब कालिदास। यहाँ देखो, इसकी मन की जो विचार है, जो वो सोच रहा है, वो सामने आया है। विलोम जानता है कि कालिदास यहाँ अवश्य आएगा, तो ये बातें वो कालिदास को कहने के लिए यहाँ पर आया है। आशा कर रहा हूँ कि वह मल्लिका के साथ अभी यहाँ आएगा। समझ रहे हो ना इसका अर्थ? मैंने मल्लिका को जगदम्बा के मंदिर की ओर जाते देखा है, मैं यही उसकी प्रतीक्षा करना चाहता हूँ। विलोम जब रास्ते से आ रहा था, उसने देखा था कि मल्लिका मंदिर की ओर जा रही थी। वो समझ गया कि वो कालिदास को लेकर यहाँ आएगी। ड्योढ़ी से कालिदास और उसके पीछे मल्लिका आती है। जब तक ये विलोम बोलता रहता है और पीछे से दोनों आ जाते हैं। कालिदास, अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी विलोम। मतलब विलोम की बातें वो बाहर सुन लेता है, तो उसी के जवाब में वो कहता है कि विलोम, अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी, मैं आ गया। विलोम को देखकर मल्लिका की आंखों में क्रोध और वितृष्णा के भाव उमड़ आते हैं। क्रोध मतलब गुस्सा, वितृष्णा मीन घृणा, घृणा के भाव आ जाते हैं। एक वो विलोम से नफरत करती थी उसकी आदतों के कारण। एक आदमी देखने में लाख अच्छा हो, व्यक्तित्व लाख अच्छा हो, लेकिन जब बोलो चालो उसका व्यवहार जानो, तो व्यवहार अगर अच्छा नहीं लगा तो कितना भी सुंदर हो, कुछ हो, पढ़ा लिखा हो, पर वो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ उसी अर्थ में है कि मल्लिका उसे पसंद नहीं करती है। वह वह झरोखे की ओर चली जाती है। कालिदास विलोम के पास आ जाता है। मैं जानता हूँ तुम कहाँ, किस समय और क्यों मेरे साक्षात्कार के लिए उत्सुक होते हो। कालिदास ने वही, जैसे वो व्यंग में बात करता था, कालिदास ने भी उसी तीखे स्वर में व्यंग में कहा कि तुम कहाँ क्यों जाते हो, किस लिए जाते हो, क्या अर्थ होता है, क्या प्रयोजन होता है, क्यों हमेशा मुझसे मिलने के लिए उत्सुक रहते हो, ये मैं जानता हूँ। कहो, आज किसी नए छंद का अभ्यास कर रहे हो? देखो, अंडरलाइन कर लो। इसका आशय, भावार्थ समझ लो। आशय, भावार्थ, तात्पर्य, व्याख्या सब एक चीज है। प्रश्न बदल बदल गया है तो ये मत कहिए कि मुझे व्याख्या नहीं पढ़ाया गया, मुझे तात्पर्य नहीं बताया गया। सब एक चीज है। तो इसका आशय बताइए, इसका तात्पर्य बताइए, इसकी व्याख्या कीजिए, इसका भावार्थ लिखिए। सब एक ही अर्थ में है। ठीक है, तो आगे देखिए, अंडरलाइन कीजिए, इसका आशय लिखते हुए चलिए। किसी नए छंद का अभ्यास कर रहे हो आजकल? तो यहाँ कालिदास उसी व्यंग में, उसी ताना मारते हुए कहता है,
नया छंद मतलब किस बुराई को तुम जन्म दे रहे हो? कौन सा ऐसा अवगुण आज तुम अंबिका का कान भरने के लिए लेकर आए हो? छंद होता है, कविताओं में जब लिखी जाती है तो उसमें कहा जाता है कि इस रस छंद अलंकार का प्रयोग हुआ है। छंद कविता के तुकान के साथ मिलती जुलती ऐसी पंक्तियां। तो कालिदास उसी अर्थ में कहता है कि आज कौन सी नई कविता रच रहे हो, किस छंद का अभ्यास कर रहे हो। अर्थ क्या है कि क्या बुराई, क्या अवगुण, क्या चुगली लेकर आए हो घर में कला करने के लिए, दिमाग को स्वतंत्र ना रहे, वो स्वस्थ ना रहे, अस्वस्थ करने के लिए। विलोम, छंदों का अभ्यास मेरी वृत्ति नहीं है। वृत्ति मतलब कार्य या स्वभाव। वृत्ति, वृत्ति मीन कार्य या स्वभाव। लिख लीजिए। तो यहाँ विलोम जो है क्या तो जाता है, ये कहता है कि ये मेरी आदत नहीं है। मैं जानता हूँ तुम्हारी वृत्ति दूसरी है। कालिदास उसी कांड में कहता है, ताना कसते हुए कहता है, व्यंग में कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारा आदत क्या है, तुम किसका अभ्यास कर रहे हो, क्या आदत है तुम्हारी, क्या स्वभाव है। क्षण भर उसकी आंखों में देखता रहता है। आंखों में, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आंखों की भी भाषा होती है, आंखों की भी जुबान होती है। वो आंखों आंखों में ही बहुत कुछ बातें बता देता है। तो यहाँ कालिदास वही विलोम की आंखों में झांकते हुए कहता है, क्योंकि वो जानता है कि वो जब कह रहा है वो विलोम समझ रहा है उसका क्या अर्थ है। उस व्यक्ति ने संभवतः छंदों का अभ्यास सर्वथा छुड़ा दिया। पहले देखो बताया गया था कि विलोम भी कविता लिखता था। तो यहाँ कालिदास बता रहे हैं कि तुम्हारी जो ये आदत है चुगली करने की, लोगों में बुराई निकालने की, निंदा करने की, इस आदत के कारण तुम्हारे में सृजनात्मक शक्ति नहीं रह गई है। यहाँ कालिदास ने असली बात बताई कि विलोम जो है पंचायत में रहता है, चारों तरफ कौन क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, किसके घर में क्या, इन सब पंचायत में जो रहता है, तो उसने अपने को उभार नहीं पाया। कविता वो भी लिखता था, वो गुणी है, योग्य है, लेकिन उसकी आदतों ने उसे बिगाड़ दिया। तो यहाँ एक विशेषता विलोम की भी ये लिख लीजिएगा। आज निसंदेह तुम छंदों का अभ्यास पर गर्व कर सकते हो। अब विलोम उसी के जवाब में कहता है कि तुमने जो छंदों का अभ्यास किया तुम्हें घमंड होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें उज्जैन बुलाया जा रहा है, सम्मान दिया जा रहा है, राजकवि के पद पर आसीन होने जा रहे हो, आचार्य वरुरुचि उज्जैन से आए हैं। तो उसी अर्थ में विलोम समझा रहा है कि आज तुम्हें गर्व हो रहा है अपने छंदों पर, अपनी कविता पर, अपनी सृजनात्मक शक्ति पर। अग्निकाष्ठ के पास जाकर उससे सहलाने लगता है, प्रकाश उसके मुख पर पड़ता है। सुना है राजधानी से निमंत्रण आया है, अपनी बात पर आ गया। जो वो कहना चाहता है कह के रहेगा, वो रुकेगा नहीं। तो कहता है अब अपनी बात पर आ गया कि राजधानी से तुम्हें बुलावा आ गया है। कालिदास, सुना मैंने भी है, तुम्हें दुख हुआ? मतलब मुझे ये सम्मान मिल रहा है, तुम दुख हो रहे हो, ईर्ष्या हो रही है तुम्हें? दुख, हाँ हाँ बहुत। एक मित्र से बिछोड़ने का किसे दुख नहीं होता। देखो कितना जिद्दी, आत्म स्वाभिमान स्वाभिमान इसके में है ही नहीं। वो उसी बात का जवाब भी देता जा रहा है। हाँ दुख है। क्या दुख है? क्योंकि तुम मेरे मित्र हो, मेरा मित्र मुझसे बिछुड़ जाएगा, इस बात का दुख है। और क्या है, विलोम इससे जलता है, ईर्ष्या रखता है, मल्लिका को वो भी चाहता है। तो ये ध्यान रखना कि मन में कुछ है, वो इस ढंग से बातें कर रहा है। कालिदास, हाँ, कल ब्राह्म मुहूर्त में चले जाओगे, मतलब बहुत सवेरे, ब्राह्म मुहूर्त बहुत, जब सूर्य की किरणें फूटती हैं उसको कहते हैं ब्राह्म मुहूर्त। इस समय कहा जाता है कि उठ जाना चाहिए, नित्य कर्म से भारी होकर भगवान की साधना में रत हो जाना चाहिए, इस प्रकार के कार्य। तो वही कहता है कि कल बहुत सवेरे तुम चले जाओगे। कालिदास कह रहा है कि नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। विलोम, मैं जानता हूँ। आचार्य कल ब्राह्म मुहूर्त में ही लौट जाना चाहते हैं, मतलब जो आए हैं तुम्हें लेने के लिए वो उस समय लौटेंगे। राजधानी के वैभव में जाकर ग्राम प्रांतर को भूल तो नहीं जाओगे। यहाँ देखो कह रहा है कि कालिदास अवश्य उसके साथ जाएगा, लाख वो कुछ कहे कि मैं नहीं जाऊंगा, वो जाएगा। तो वही बात पे पूछ रहा है कि तुम जब चले जाओगे, सुख वैभव में रहने लगोगे, तो क्या हम लोगों को, यहाँ के लोगों को भूल जाओगे? एक दृष्टि मल्लिका पर डालकर फिर कालिदास की ओर देखता है। मल्लिका को देखने का अर्थ भी समझ लो, मल्लिका को क्यों देख रहा है।
अपनी बात उसे समझाना चाह रहा है। वो जो कह रहा है मल्लिका समझ रही है कि नहीं, इसलिए वो मल्लिका की ओर देखता है। सुना है वहां जाकर व्यक्ति बहुत व्यस्त हो जाता है। मतलब क्या? फालतू नहीं रहता है। व्यस्त हो जाना मतलब लग जाना, काम में लग जाना। वहां के जीवन में कई तरह के आकर्षण है। अब देखो बता रहा है, और उसको बताने की जगह मल्लिका को भी सुना रहा है कि मल्लिका ये सुने कि वहां किस किस में ये रत हो जाएगा, ये निमग्न हो जाएगा और मल्लिका को भूल जाएगा। ये भी एक तरह से चुगली करने का उद्देश्य है उसका। ये चुगली हो रही है अपने बातों के जरिए। यहाँ के जीवन में कई तरह के आकर्षण हैं। अब कौन कौन से आकर्षण? रंगशालाएं, मदिरालय और तरह तरह की विलास भूमिया। रंगशालाएं मतलब लोग जैसे पिक्चर वगैरह अभी देखते हैं, तो उस समय क्या होता था, मंच होता था। मंच पर नाटक वगैरह अभिनीत होता था, तो वही बता रहा है रंगशालाएं हैं। मदिरालय मतलब वहां शराब वगैरह बहुत चलती है। और जो आराम की चीज आप चाहते हैं सब वहां पर मिलेगा। राजसी वैभव का सुख हर तरह से तुम्हें मिलेगा। मल्लिका गुस्से में आती है, आर्य विलोम, यह समय और स्थान इन बातों के लिए नहीं है। मैं इस समय आपको यहाँ देखने की आशा नहीं कर रही। बताती है कि मैं नहीं चाहती थी कि आप यहाँ रहें और इस तरह की बातें इस समय ना करें। विलोम, मैं जानता हूँ तुम इस समय मुझे यहाँ देखकर प्रसन्न नहीं हो, परंतु मैं अंबिका से मिलने आया था। बहुत दिनों से भेंट नहीं हुई। भेंट मतलब मिलन, हम मिले नहीं। यहाँ कोई ऐसी अप्रत्याशित बात तो नहीं है। अप्रत्याशित मतलब अचानक हुई बात नहीं है। मैं तो हमेशा आता रहता हूँ और अंबिका से मिलने आता रहता हूँ। ये कोई अप्रत्याशित नहीं है, अचानक हुई बात नहीं है। कालिदास, विलोम का कुछ करना भी अप्रत्याशित नहीं है। हाँ, कई कुछ ना करना अप्रत्याशित हो सकता है। अंडरलाइन कीजिए। यहाँ का अर्थ समझ में आया? हम पूछे किसी से इस लाइन का अर्थ? ठीक है, हम पूछ रहे हैं। फरहान चलिए बताइए। फरहान, मिर्जा फरहान, अनम्यूट योरसेल्फ और बताइए। विलोम का कुछ करना भी गुड मॉर्निंग मैम। अप्रत्याशित। गुड मॉर्निंग बेटा। हाँ, कई कुछ करना अप्रत्याशित हो सकता है, इसका क्या अर्थ है? मैम विलोम हमेशा किसी न किसी छल में लगा रहता है, तो उसी पे कालिदास कह रहा है अगर ये कुछ ना करे, मतलब किसी छल कपट में ना लगे तो वो अजीब होगा। यहाँ छल का अर्थ नहीं है, यहाँ अप्रत्याशित, अचानक, अचानक करना विलोम का कुछ, इस अर्थ में है ना। कहीं कुछ ना करना। इसीलिए हमने पूछा। अच्छा और कोई अच्छा। बता सकता है? रेज हैंड, और कोई बता सकता है? नहीं? फिर हम समझाएं, ठीक है। आप जो है समझ लीजिए, इसीलिए हमने पूछा कि कोई अगर समझ पा रहा हो तो हम पूछे कि क्या आया। चलिए देखिए, अप्रत्याशित यहाँ शब्द आया है, तो उसी अर्थ में हमें आशय लिखना है कि अचानक विलोम कुछ भी नहीं करता है। वो जो कुछ भी करता है सब सोचा समझा उसका रहता है। सब उसकी साजिश षड्यंत्र, जो भी चीज है जो कर रहा है, अंबिका के घर आना, कालिदास से मिलना, उसको मित्र बताना या जो भी बातें कर रहा है, सब अचानक नहीं है। ठीक है, सब सोची समझी गई है। और हाँ, कहीं कुछ न करना अप्रत्याशित होता है। मतलब विलोम अगर ऐसा कुछ न कर, जो वो करता है, जो उसका स्वभाव है, एक एक लोग उसके बारे में जानते हैं कि वो कैसा करता है। मेन चुगली करना, लोगों की बुराई करना, निंदा करना, ये तो उसका स्वभाव है। अगर विलोम ऐसा ना करे तो उसे हम अप्रत्याशित कहेंगे कि अरे ये क्या हो गया कि विलोम ने आज ऐसा नहीं किया। समझ में आ गया बेटा? हाँ, समझ में आ गया। थम्स रिएक्शन हमें यस मैम। चाहिए सबका। ठीक है, ओके। तो अचानक अगर वो कुछ ना करे तब जो है समझ में आता है कि ये विलोम ने आज क्या किया, ये आश्चर्य कर देने वाली बात है। यह वास्तव में प्रसन्नता का विषय है कालिदास, कि हम दोनों एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह से समझते हैं। फिर देखो विलोम का वही हटीपन, वही ढीठपन। हाँ, कुछ स्वाभिमान नहीं, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तुम चाहे जो कहो, गाली दो, कुछ दो, कुछ असर नहीं पड़ता है। वो कह रहा है कि इतना अच्छी बात है कि देखो हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं,
मैं तुम्हें समझता हूँ और तुम मुझे समझते हो। निसंदेह मेरे स्वभाव में ऐसा कुछ नहीं है जो तुमसे छिपा हो। मतलब मेरे स्वभाव में जो भी चीज है वो तुम जानते हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। कोई संदेह, निसंदेह मतलब कोई भी संदेह भ्रम नहीं है। क्षण भर कालिदास की आंखों में देखता रहता है। वो देखता है कि मैं जो कह रहा हूँ वो सच है। मैं तुम्हारी आंखों की भाषा, तुम्हारे मन की भाषा मैं जानता हूँ। विलोम क्या है? एक असफल कालिदास, ये अंडरलाइन कीजिए। देखो विलोम का परिचय है यहाँ पर, इन शब्दों में विलोम का परिचय हो जाता है। एक असफल कालिदास और कालिदास एक सफल विलोम। हम कहीं एक दूसरे के बहुत निकट जान पड़ते हैं, इसका अर्थ भी बहुत गहरा है। विलोम कविता लिखता था, विलोम भी मल्लिका को चाहता था, और वही कालिदास भी कविता लिखता है, वो भी मल्लिका को चाहता है, प्रेम करता है। तो यहाँ विलोम कह रहा है कि हम कवि होते हुए हम पनप नहीं पाए, हम कुछ नहीं कर पाए, तो हम असफल हुए। मल्लिका को चाहते हुए भी मल्लिका मुझे नहीं चाहती है, वो तुम्हें चाहती है, तो वहां हम असफल हुए। लेकिन तुम क्या हो? सफल हो। ऐसी चाहत तुम्हारे में भी है, ऐसी योग्यता तुम्हारे में भी है, लेकिन तुम क्या हो? सफल हो। तो एक असफल विलोम के आगे तुम सफल हो गए। यहाँ इसका आशय समझ में आया सबको कि विलोम क्या है? एक असफल कालिदास। मैं कालिदास बनना चाहता था, मैं छंद रचना चाहता था, मैं कविताएं करना चाहता था, कुछ प्रसिद्धि पाना चाहता था, साथ ही साथ मल्लिका से प्रेम करना चाहता था। तो उस अर्थ में मैं क्या हो गया? असफल कालिदास। मैंने कालिदास बनने की कोशिश की लेकिन असफल हुआ। ये अर्थ समझ में आ गया? ठीक है, आगे। और कालिदास एक सफल विलोम। कालिदास भी विलोम की तरह वही चाहता है, कविता करने चाहता है, कुछ सृजन करने चाहता है, मल्लिका को चाहता है, लेकिन वो विलोम की तरह चाहते हुए वो सफल हो गया। वो विलोम बनकर भी वो सफल हो गया, मैं कालिदास बनना चाहकर भी असफल हो गया। वो योग्यताएं गुण होने के बाद। अर्थ सबको समझ में आ गया? आशय स्पष्ट हो गया? ठीक, अब आगे चलते हैं। अग्निकाश के पास से हटकर कालिदास के निकट चला जाता है। जो मशाल था उसके पास से हटता है और आगे बढ़ते हुए कालिदास के पास जाता है। कालिदास निसंदेह। सब विपरीत एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। यहाँ पर अर्थ बताया है। विलोम का अर्थ होता है विपरीत, उल्टा। विलोम का अर्थ क्या है? उल्टा। तो उस अर्थ में कालिदास ने कहा है कि जितने भी उल्टे लोग होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, वे सब निकट होते हैं। मतलब सुख का दुख। अब सुख दुख कहो, इसमें भेद तो बहुत है, अंतर बहुत है, लेकिन दोनों निकट हैं। सुख आज है तो कल दुख उसको धकेल कर आ ही जाएगा। दुख अगर आज है तो बढ़ते बढ़ते सुख भी उसे धकेलेगा, उधर आ जाएगा। तो दोनों एक दूसरे के नजदीक हैं, कोई विलोम नहीं है, विपरीत नहीं है। दोनों का आपसी संबंध है, एक दूसरे के पास पास है। अच्छा है, तुम इस सत्य को स्वीकार करते हो। विलोम फिर वही क्रिस्टियानी हंसी से बोलता है, मैं उस निकटता का अधिकार से तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ। निकटता मतलब हम दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हुए, विपरीत का अर्थ यहाँ पर विचारों में, भावनाओं में और जीवन के आधार पर भी हम लोग एक दूसरे से विपरीत हैं, उल्टे हैं। लेकिन मैं इस आधार पर एक क्वेश्चन, एक प्रश्न तुमसे पूछ रहा हूँ। संभव है फिर कभी तुमसे बात करने का अवसर ना प्राप्त हो। मतलब तुम चले जाओगे, राजकवि बन जाओगे, तुम्हारा नाम हो जाएगा, तो कहाँ हम साधारण लोगों को पूछोगे। एक दिन का व्यवधान तुम्हें हमसे बहुत दूर कर देगा ना। व्यवधान मतलब ये जो एक दिन बाद कल सुबह होगी, ये जो अंतराल है, ये क्या होगा? हम लोग एक दूसरे से बहुत दूर चले जाएंगे, मिल भी नहीं पाएंगे। शरीर से ही नहीं, आत्मा से भी हम लोग दूर होते जाएंगे। ये कहे वो कालिदास से रहा है, लेकिन समझा मल्लिका को रहा है। वो मल्लिका को समझा रहा है। इसके बात में दो अर्थ ही है, दोनों अर्थ में वो कह रहा है। कालिदास से अपने बारे में मित्रता के नाते, और मल्लिका से कह रहा है प्रेम के नाते कि क्या कालिदास तुम्हारे साथ मल्लिका करेगा। कालिदास वर्षों का व्यवधान भी विपरीत को विपरीत से दूर नहीं करता। यहाँ कालिदास जवाब दे रहा है,
जब एक दूसरे के हम लोग विपरीत हैं तो अलग कैसे हो सकते हैं? सुख के साथ दुख, रात के साथ दिन आ रहा है। जब साथ साथ इन लोगों का नाम लिया जा रहा है तो बरसों का व्यवधान, मतलब युग बीत जाए, लेकिन ये जो है एक दूसरे से और दूर हो जाए, नहीं हो सकते। कालिदास ने उसका आशय समझा और अपने शब्दों में समझा दिया। तो यहाँ देखिए शब्दों की अलंकारिता कितनी अच्छी है। नाटककार ने कितने अच्छे ढंग से अलंकृत करते हुए जो है ये रचना की है। तो वाक्य विन्यास जो है, वाक्य का बनाना, रचना, लिखना और पाठकों के सामने थाली में सजाकर प्रस्तुत करना, पेश करना, ये एक कला है, लिखने की कला। ऐसा ही हम चाहते हैं कि आप लोग समझें और समझ करके, चाहे निबंध हो, अपठित हो या प्रश्नों के उत्तर ही क्यों ना हो, उसको इस ढंग से समझाकर अलंकृत भाषा में लिखिए। ये थोड़ा सा गुण, इतना हम नहीं कह रहे, पर एक थोड़ा सा 1% 2% भी आप लोगों में आना चाहिए, ऐसी कला। ठीक है, आगे देखिए। अर्थपूर्ण दृष्टि से अंबिका की ओर देखता है। मैं जानता हूँ तुम अभी तक वही कालिदास हो ना। विलोम मुझे पूछ रहा है मल्लिका को देखते हुए कि मल्लिका, अब जो है मैं ये समझ रहा हूँ इसकी बातें, क्या ये वही कालिदास है? ये जाने वाला है, तुम्हें चाहता है कि नहीं, तुमसे छल करता है कि नहीं? ये मैं पूछ रहा हूँ कि आखिर तुम वही पुराने कालिदास हो कि अब राजसी रूप में आ गया? कालिदास, मैं तुम्हारा अभिप्राय नहीं समझ सका। अभिप्राय मीन मतलब, अर्थ, क्या कहने का अर्थ है मैं नहीं समझ सका। उसका हाथ अपने कंधे से हटा देता है विलोम। मेरा अभिप्राय है कि तुम अभी तक वही व्यक्ति हो ना जो कल तक थे। मतलब तुम्हारा कालिदास का वही रूप है कि अंदर से, मन से तुम चेंज हो गए हो, तुम में बदलाव आ गया है, तुम में परिवर्तन आ गया है। मल्लिका झरोखे के पास से उधर को बढ़ जाती है। मल्लिका, आर्य विलोम में इस तरह की अनर्गलता क्षम्य नहीं समझती। अनर्गलता मतलब निरर्थक बातें। अनर्गलता लिख लीजिए, निरर्थक बातें। तो ऐसी बातें आप कह रहे हैं ये क्षमा के योग्य नहीं है, यहाँ मल्लिका आकर के बताती है। विलोम, अनर्गलता पूछता है फिर उसी से कि किस अर्थ में तुम मेरी बातों को व्यर्थ बोल रही हो। तो वो विलोम उल्टा उससे पूछता है। तो यहाँ हम, टाइम हो रहा है, 10 मिनट बाकी है, हम खत्म करते हैं। और आप लोगों से अब क्वेश्चन पूछना